छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसाय शिक्षक, महावीर कॉलेज मलिकपुरा। और आपको ये कक्षा 12 में हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था कि ध्वनि तरंग का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 11 का तो हमारा ख़त्म हो चुका है, जिस 3 चैप्टर थे, और प्रोग्रेसिव वेव, मैकेनिकल वेव, और ये आपका 3 वीडियोज़ मैंने आपको दिए भी हैं, पेज भी हैं। और इसके अंदर आप देखें तो तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का विवर्तन, ध्वनि तरंगों का विस्पंदन, अपराग्रामी तरंगे, ये ध्वनि से रिलेटेड 3-4 चैप्टर और हैं। और एक डॉपलर का इफेक्ट है, डॉपलर का प्रभाव। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर जो है हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आए हैं कि डॉपलर के प्रभाव को बताइए, समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रहता है और एक नंबर के भी 1-2 क्वेश्चन मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। और ये आभासी आवृत्ति और ध्वनि की आवृत्ति या प्रकाश की आवृत्ति पर दोनों पे डॉपलर साहब ने अपना अपना विचार दिया था। और इसमें एक हब्बल साहब भी आते हैं, तो उनका भी जो है उन्होंने भी अपना दिया था विचार। तो इसी को पढ़ते हैं। आइए डॉपलर इफेक्ट को ही पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर ये पेपर 1 का। और डॉपलर इफेक्ट ये भी आज नहीं तो कल पढ़ना ही है। तो ये इजी लग रहा है हमें, क्योंकि इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या है। बड़े आसानी से आप इसको समझाने की कोशिश करिएगा कि डॉपलर ने 1842 में यह देखा कि जो है इन्होंने एक तरह से आभासी जो आवृत्ति में ध्वनि स्रोत में आभासी आवृत्ति जो है परिवर्तन को अध्ययन किया एक तरह से। और इसका उदाहरण अगर आप लें तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं और इंजन सीटी देता हुआ इंजन, अगर मान लीजिए इंजन आ रहा है आपके पास, तो आपको ध्वनि तीक्ष्ण मतलब ऊंची आवृत्ति की मालूम पड़ेगी। और अगर यही दूर जाने लगे तो मोटी आवृत्ति की मालूम पड़ेगी और कम आवृत्ति की मालूम पड़ेगी। तो इसी में एक आभासी आवृत्ति जो है पर जो परिवर्तन हुआ, इसको 1842 में सर्वप्रथम डॉपलर साहब ने इसका ध्वनि में प्रभाव पर इस पर अपना अध्ययन किया। और इन्होंने ये भी कहा कि ये इस कंडीशन में लागू नहीं होगी कि जब ध्वनि स्रोत जो ध्वनि देने वाला आपका है उसका वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो जाए। तो ध्वनि के वेग से जब उस ध्वनि स्रोत का वेग अधिक हो जाएगा तो डॉपलर उस अवस्था में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रघाती तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। और उन्होंने इसके लिए व्यंजक भी बनाए। तो ध्वनि में बनाया कि जब ध्वनि स्रोत गतिमान है, मान लीजिए ट्रेन आपकी और आप खड़े हैं, ऐसी दशा में जो है आपको जो श्रोता खड़ा है उसको आभासी आवृत्ति अगर उसकी यन डैश मान लें तो यन डैश उसकी ग्रेटर दैन यन होगी, ज़्यादा होगी। यन तो आपका v इक्वल टू एन लैम्डा आप जानते ही हैं। v इक्वल टू एन लैम्डा से यन को हम लैम्डा से भी संबंधित करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया कि यन डैश आभासी आवृत्ति बराबर जो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति है और v अपान v प्लस वी एस। वी एस आप जो है साउंड की जो श्रोता सुन रहा है उसकी वेलोसिटी है। तो दोनों को जोड़ा तो जब ये प्लस तब रहेगा कि जब आपके पास ध्वनि स्रोत आ रहा है, और यही चीज़ माइनस हो जाएगी जब ध्वनि स्रोत आपके पास से जा रहा है। उस समय आपका यन डैश आभासी आवृत्ति यन से कम हो जाएगी। यही व्यंजक देके इन्होंने समझाने की कोशिश की है। और इसमें 2 सूत्र भी आपको देखिए माइनस करके दिया है और प्लस करके भी दिया है। तो मुख्य रूप से आपसे अगर पूछता भी है कि ध्वनि में डॉपलर का सिद्धांत समझाइए और कुछ व्यंजक बताइए, तो आपका एक ही व्यंजक में 2 फार्मूले आपको मिलते हैं। आगे इन्होंने दिया कि श्रोता गतिमान है और ध्वनि स्रोत स्थिर है, मतलब कि रेलगाड़ी को स्थिर कर दिया और श्रोता को गतिमान कर दिया। तो सीधी बात है, श्रोता जब उसके पास जाएगा तो उसको तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी v0 कर दिया और आभासी आवृत्ति को इन्होंने यन डैश बराबर यन v माइनस v0 अपॉन v वेलोसिटी ऑफ वही साउंड की है। तो यन आभासी आवृत्ति है।
तो यन डैश जब लेस होगा यन से जो कि वास्तविक आवृत्ति से कम है तो दूर जा रहा है, इसका मतलब जब दूर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, पास आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। और तीसरा एक व्यंजक दे दिया कि जब दोनों गतिमान हैं, तो दोनों गतिमान रहेंगे तो उसके लिए एक बहुत फाइनल फार्मूला इन्होंने दिया कि श्रोता भी गतिमान है और ये भी गतिमान है, ये वी एस से गतिमान है, ये वी जीरो से गतिमान है, ध्वनि की दिशा भी इधर ही है। तो ऐसी दिशा में यन डैश आभासी आवृत्ति यन वी माइनस वी जीरो वी माइनस वी एस, इस तरह से इसको समझाने की कोशिश की। और प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव इन्होंने प्रकाश में भी अपना जो है प्रभाव दिया, प्रकाश में भी अपना समझाया कि प्रकाश भी तरंग ही हैं, ध्वनि की तरंग हैं और ये चलती हैं और इसके कारण जो है अतः प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य में यह विस्थापन डॉपलर विस्थापन कहलाता है। मतलब अगर प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति हो रही है तो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंगों में यह विस्थापन डॉपलर विस्थापन कहलाता है। और डॉपलर विस्थापन के लिए इन्होंने ये सूत्र भी दिया, डेल्टा लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा। और उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ के देखें तो इनका जो डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग भी पूछता है, तो विमान तथा पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने के लिए ये हम सेना में प्रयोग करते हैं इसका। सूर्य की घूर्णन गति दर ज्ञात करने में, जो कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, प्रयोगों द्वारा लगभग पाई गई है, तो उसकी घूर्णन प्राप्त करने में, कृत्रिम उपग्रह के ट्रैकिंग करने में और तारों तथा गैलेक्सी के वेग का अनुमान लगाने में इसका उपयोग किया गया। और विश्व प्रसार सिद्धांत आइए देखते हैं क्या, ये हब्बल साहब ने दिया। और हब्बल साहब ने देखा कि विश्व में 10 लाख मंदाकिनियाँ गैलेक्सी हैं, मंदाकिनियाँ हैं और प्रेक्षण के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है कि ये हमसे दूर भाग रही हैं और एक तरह से हमसे दूर जा रही हैं। तो इसे खगोल शास्त्री जो थे, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं खगोल शास्त्री को, हब्बल साहब ने इन्होंने इसको देखा और मंदाकिनियों के दूर भागने की चाल उनकी दूरियों के अनुपाती होती है। ये इन्होंने एक सूत्र भी दिया जिसे हब्बल का नियम कहते हैं। वी इक्वल टू एच आर लिखा है, लेकिन एच क्या है, हब्बल का नियतांक है और वी मंदाकिनियों की दूर भागने का वेग है और आर जो है मंदाकिनियों की दूरी है। तो इसे हब्बल नियतांक भी आपसे पूछ सकता है और पूछ सकता है कि इसकी नियतांक की विमा क्या है, तो t⁻⁻1 प्रति सेकंड, तो ये इसकी विमा भी है। इस तरह से आपसे ये सवाल पूछ सकता है। और विश्व की उत्पत्ति तथा उद्भव के लिए बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी को आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था। और इस पे कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन जो आपका खड़ा होगा वो यही होगा कि ध्वनि के डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, डॉपलर प्रभाव को समझाइए, डॉपलर के विस्थापन से क्या समझते हैं और विश्व प्रसार का सिद्धांत वही हब्बल का सिद्धांत समझाइए। और बड़े सवालों में ध्वनि के डॉपलर का प्रभाव क्या है। 1 नंबर में अगर आप देखें तो डॉपलर प्रभाव सत्य है ध्वनि और प्रकाश तरंगों के लिए। दूसरा, अगर रेलगाड़ी में बैठा आदमी इंजन सीटी बजा रहा है, आदमी विषय में बैठा है, तो बराबर ही होगी वास्तविक आवृत्ति उनकी। और सायरन कहीं मिल में बज रहा है और दूर जा रहा है तो उसे मिल सुन रहा है, मिल की ओर जा रहा है तो बढ़ती हुई, और दूर जा रहा है तो घटती हुई। तो इस तरह से 1-1 नंबर के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या है, प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव क्या है, ये किस तरह से भिन्न है, तो इसके पेजेस में आपको अब दे रहा हूँ मैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें एक मोटा क्वेश्चन वही है कि डॉपलर का सिद्धांत क्या है और इनके व्यंजक क्या हैं, प्रकाश में क्या है, ध्वनि में क्या है और विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है आपका, और हब्बल नियतांक क्या है और इसकी विमा क्या है, V इक्वल टू HR। ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तो ये चैप्टर पहला हमारा ख़त्म हो जाता है इसके अंदर का, कक्षा 12 का। मैंने थैंक्स छात्रों, और लॉकडाउन का फॉलो करें
और समय समय पर विद्यालय से अपना सूचना लेते रहें, अध्यापकों से भी अपनी सूचना लेते रहें। और टीवी चैनल पे भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। टीवी चैनल पे स्वयं प्रभा चैनल पे आपको हिंदी और जो आपने अगला सब्जेक्ट भूगोल इतिहास ये ले रखा है या भौतिक विज्ञान, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।